वेलकम टू सक्सेस साइन। आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे सीटेट पेपर 2 क्लास सीटेट सेकंड पेपर के जो सोशल से होते हैं जो बच्चे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? हमने इसके पहले वायुमंडल पढ़ा था, आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर लगभग 70.8% 0.8% भाग जल और 29.2% भाग स्थल है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर जल तो बहुत है, लेकिन पीने योग्य जल बहुत कम है। और स्थल कितना है? स्थल तो सिर्फ 29.2% है। इतना जल होने के बावजूद भी पीने योग्य पानी बहुत कम है। अब तो और भी समस्या बढ़ती जा रही है। इसी के बारे में हम आज जानेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। महासागरों के रूप में जल की प्रचुरता के कारण हमारी पृथ्वी अनोखी है। वैसे तो ग्रह बहुत हैं, लेकिन पृथ्वी भी ग्रह में से एक है, लेकिन पृथ्वी पर ही जल है और पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। यह भी महत्वपूर्ण है कि जल का होना। तो महासागरों का जल विभिन्न प्रकार की लवणों, जो नमक होते हैं, महासागर वाटर साल्टी होता है, तो क्या है कि महासागरों का जल विभिन्न प्रकार के लवणों की उपस्थिति के कारण इतना खारा होता है। इसीलिए उसका पानी बहुत खारा होता है, वो पीने योग्य नहीं है। और इसीलिए जल की इतने बड़े भूभाग पर जल होने के बावजूद भी क्या होता है कि पानी की पीने योग्य पानी नहीं रह गए हैं, पीने योग्य पानी की कमी हो गई है। सिर्फ 3% जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतें, हिम नदी और भूमिगत जल आदि के रूप में पाया जाता है। इस जल का बहुत कम भाग मीठे जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के उपयोग में आता है। बहुत कम मीठा जल जो है बहुत कम होता है, जो मनुष्य के उपयोग में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह होने के बावजूद हम पानी की कमी का अनुभव करते हैं। और मानचित्र पर प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, दक्षिणी महासागर को देखिए। इस चीज़ को आप देखिए कि जो महासागर हैं, कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं, जिसकी वजह से यह ग्रह नीला ग्रह कहा जाता है। जल की अधिकता है, भले ही वो पीने योग्य नहीं है, लेकिन जल की अधिकता है, जिस वजह से इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो इतने बड़े भूभाग पर जल उपलब्ध है, उसके बावजूद पानी की कमी है। अगर आप महासागर, आपको पता होगा, आप ये महासागर देखिए, कौन कौन से महासागर हैं? आर्कटिक, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद और दक्षिणी महासागर। आपने किसी तालाब में कभी कंकड़ फेंककर देखा है क्या होता है? आपने देखा होगा कि कंकड़ गिरने वाले स्थान से तालाब की लहरें उठकर किनारे की ओर गति करती हैं। ठीक उसी प्रकार महासागरों का जल स्थिर न होकर सदैव गतिशील रहता है। महासागर का जल कोई स्थिर जल नहीं है, वो हमेशा ही गतिशील होती हैं। महासागरीय जल की गति ऊपर नीचे और अगल बगल लगातार होती रहती हैं। कभी ऊपर नीचे उफान मारती हैं, कभी अगल बगल, ऐसे हमेशा वो स्थिर नहीं रहती हैं, हमेशा इस तरीके से रहती हैं। इसमें लहरें होती हैं, तरंगे होती हैं, ज्वार भाटा होती है। समुद्र में भी सुनामी आती है। सागरीय अलग अलग धाराएं होती हैं, गर्म जलधारा होती है, ठंडी जलधारा होती है। गति कहीं तेज़ तो कहीं धीमी होती है। महासागरीय जल की इस गति को तरंग, ज्वार भाटा, सागरीय धाराएं और सुनामी के रूप में जाना जाता है। हम देखते हैं तरंगे क्या होती हैं। तरंगों का जन्म कई कारणों से होता है। देखते हैं कि समुद्र कभी भी स्थिर नहीं होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि वहाँ पे एक सबसे रोमांचक चीज़ यह लगती है, तब वहाँ पे अगर कोई मतलब फुटबॉल वगैरह कोई गेम और बॉल पानी में जाए और तुरंत तरंगे उसको वापस बाहर फेंकती हैं, ये चीज़ें देखने में बहुत रोमांचक लगती हैं। समुद्र में तरंगों का जन्म कई कारण से होता है, परंतु इनमें पवनें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और वैसे तो कई कारण होते हैं। समुद्र और ये तरंगे गहराई में नहीं होती, ये तरंगे समुद्र की सतह पर ही होती हैं। सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेलने जाने की प्रक्रिया के कारण होती हैं। जल की सतह से टकराकर पवनें उसे विभिन्न स्थान से उठा देती हैं, जिसमें मेड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता हुआ जब तरंगे आती हैं, तो जैसे कि मेड़, अगर लहरती हुई मेड़, आप जैसे कि जो मेड़ बनती है वो लहरती हुई अगर मेड़ बने तो आगे पीछे ऐसे आगे बढ़ती जाती हैं, फिर वो पीछे जाती हैं, फिर मेड़ बनते हुए आगे आती जो होती हैं, यही दिखाई देता है ऊपर नीचे। इसे ही तरंग कहते हैं।
ये तरंगे कभी-कभी इतनी विनाशकारी हो जाती हैं कि बहुत बड़े संकट पे मतलब आस-पास की चीज़ें एकदम तहस-नहस हो जाती हैं अगर बहुत ऊँची हैं तो। भारत के पूर्वी तट पर चक्रवातों के साथ उठने वाली तरंगों से जनधन की भारी क्षति होती है। जाहिर-सी बात है कि चक्रवात महासागर में चक्रवात आता है तो उसके साथ जब ये तरंगे उठती हैं तो बहुत भारी मात्रा में जनधन की लोगों की हानि होती है और जनधन की हानि होती है, की क्षति होती है। इसी कारण चक्रवात आने से पहले रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जाता है कि वहाँ से वो स्थान छोड़कर कहीं दूर चले जाएँ, जो तरंग और जो सुनामी, जो चक्रवात इनके प्रभाव में ना आए, वो जो क्षेत्र वहाँ पर चले जाएँ। वहाँ पे ये पहले से ही ये सूचना दी जाती है। नॉर्मल अगर कहीं तालाब, नदी के किनारे खड़े हैं तो आप नॉर्मल अगर हवा चल रही है तो आप उसमें थोड़ी बहुत तरंगे आपको देखने को मिल जाती हैं। वही चीज़ जब बहुत बड़े रूप में होता है तो वही बहुत विनाशकारी हो जाता है। देखते हैं ज्वार भाटा क्या होता है। समुद्र का जल नियमित रूप से दिन में 2 बार उठता है। नियमित रूप से समुद्र का जल 2 बार उठता है तथा 2 बार नीचे गिरता है। ऐसा क्यों होता है, देखते हैं कि इसी को समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि इसे ही उठने को ज्वार और गिरने को भाटा कहते हैं। यही होता है ज्वार भाटा और ये नियमित रूप से होता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में आकर्षण बल होता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि आपसी आकर्षण के कारण ही ब्रह्मांड में समान मतलब क्योंकि हर एक चीज़ समान स्थिति पर टिकी हुई है, हर का अपना आकर्षण शक्ति है हर के पास। यही आकर्षण शक्ति के कारण हर एक चीज़ें अपने स्थान पर टिकी हुई हैं। सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा अधिक है, परंतु पृथ्वी के अत्यधिक निकट होने के कारण चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर सूर्य की अपेक्षा अधिक दिखाई देता है। तो ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा ज़्यादा है, लेकिन उसका उतना प्रभाव पृथ्वी पे नहीं दिखता है जितना कि चंद्रमा का दिखता है। उसका यही कारण है कि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी से अधिक निकट है, ज़्यादा पास है। इसका आकर्षण बल जो होता है वह ज़्यादा दिखता है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल पर उठकर आने को ज्वार कहते हैं। सागरीय जल जब अपनी तरफ सूर्य और तथा चंद्रमा, एक तरफ से सूर्य और एक तरफ से चंद्रमा, जब का आकर्षण शक्ति जल पर पड़ता है, सागरीय जल पर आता है, तो क्या होता है कि दोनों अपनी अपनी तरफ से जल को खींचती हैं, दोनों अपनी तरफ जल को खींचती हैं। सूर्य की आकर्षण शक्ति का प्रभाव जल पर पड़ता है, सागरीय जल पर पड़ता है, और चंद्रमा का भी आकर्षण शक्ति का प्रभाव सागरीय जल पर पड़ता है। तो क्या होता है, आकर्षण शक्ति का मतलब ही यही, वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, जिससे जल ऊपर उठता है। जब यही ऊपर की ओर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब वही सागरीय जल फिर नीचे गिरकर फिर वापस सागर में लौटता है, पीछे लौटता है, तो उसे क्या कहेंगे, भाटा कहेंगे। परिक्रमा करते समय जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं, ये तो आप लोग, ये दशाएं होती हैं जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में आ जाती हैं। ये जगह तो टिकी नहीं है, ये हमेशा परिक्रमा करती रहती हैं, अपने भी स्थान पर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है और प्लस परिभ्रमण भी कर रही है। तो इससे क्या होता है, जब ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित शक्ति, आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। पृथ्वी पर और सागरीय जल पर इस पे क्या होता है कि एक तरफ से सूर्य, एक तरफ से चंद्रमा की आकर्षण शक्ति पड़ता है उस पर। तो उससे क्या होता है कि बहुत अधिक ऊंची ज्वार, तो क्या होता है कि जब इस स्थिति, जब ये दशा आती है तो वृहद ज्वार वो कहलाती है। वृहद ज्वार और लघु ज्वार पूछ लेता है कि लघु ज्वार क्या होता है, वृहद ज्वार कहता है। लघु ज्वार तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या करती हैं, एक समकोण बनाती हैं, तो लघु ज्वार होता है। लेकिन जब वही एक सीध में आ जाती हैं तो उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, तो वो क्या कहलाती हैं, वृहद ज्वार भाटा कहलाती है। वृहद ज्वार भाटा होती है जब ये पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य सामने एकदम एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो उस समय सबसे अधिक ज्वार आता है। इसे ही दीर्घ ज्वार, ये देखिए लिखा है ना, दीर्घ ज्वार, वृहद ज्वार कहते हैं। यह स्थिति महीने में 2 बार, पूर्णिमा तथा अमावस्या को आती है। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो क्या होता है, समकोण बनाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। तो क्या होगा कि वो लघु या निम्न ज्वार कहलाता है, और यह प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी अष्टमी को होता है। पक्ष 2 होते हैं,
जाहिर से आप लोग जानते होंगे महीने में कि पक्ष 2 होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष जिसे हम लोग नॉर्मल अंधियारा पक्ष कहते हैं और इसे उजाला पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। उजाला पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं, अंधियारे पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं। ये प्रत्येक सप्तमी अष्टमी को होता है। कहते हैं ज्वार भाटा से लाभ, जिससे मनुष्यों को व्यापार, मछली पकड़ने तथा नौका संचालन में सहायता मिलती है। ज्वार के समय तट के पास पानी की गहराई बढ़ जाती है, फलस्वरूप बड़े बड़े जहाज बंदरगाह पत्तनों तक सुरक्षित और आसानी से पहुंच जाते हैं। जहाज बंदरगाहों तक सुरक्षित और आसानी से पहुंच जाते हैं। माल उतारने के बाद माल उतार देते हैं, चढ़ा देते हैं। उसके बाद जब भाटा आता है, जब वो पीछे की तरफ जल जाता है तो क्या होते हैं, जहाज आराम से सागर में वापस लौट जाते हैं। ज्वार से उठी जल की दीवार नदी के मुहाने से नदी में प्रवेश करती है, जो इसे ही ज्वारीय बोर कहते हैं। इसे जलयान ज्वार नद मुख पत्तनों तक ले जाते हैं। इस भारत में कुछ बंदरगाह जिसे ही पत्तन कहते हैं, जो ज्वार भाटा पर निर्भर करती हैं। गुजरात का कांडला तथा पश्चिम बंगाल का कोलकाता ऐसा ही बंदरगाह है। आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, बंदरगाह से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। जल के बारे में पढ़े थे इसके पिछले क्लास में, तो उसमें क्या था कि जो जल वाष्प होकर उठता है वही पानी फिर मिलता है, फिर वही वर्षा कहलाती है। तो ये चीज़ें बहुत कम पूछती हैं। आगे देखते हैं। संसार के कुछ बंदरगाह लंदन, हैम्बर्ग, न्यूयॉर्क, रॉटरडम और शंघाई नदियों के मुहाने पर स्थित है। ज्वार भाटा समुद्र तट पर बसे नगरों का कूड़ा कचरा नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी को बहा ले जाते हैं। इनके द्वारा समुद्र में पाई जाने वाली सीप, कौड़ियाँ, घोंघे, मछलियाँ आदि तट तक आ जाते हैं, जिससे इन्हें पकड़ने में आसानी होती है। ज्वार भाटा से जल विद्युत का उत्पादन भी हो सकता है। फ्रांस, इटली, रूस, कनाडा, जापान में ज्वारीय विद्युत का प्रयोग किया जाता है। महासागरीय जल देखिए बहुत इसमें नहीं देखते हैं क्या, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या देखते हैं हम कि इसमें आप इतना समझिए कि इसमें 2 जलधाराएं होती हैं, एक ठंडी होती है, एक गर्म होती है। हम आप लोगों को एक बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं। आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने से पहले एक बार मैप को बहुत अच्छे से देखा करिए। कभी कभी मैप से तो इतने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कि जो हम शायद रट के हम ना कर पाएँ, जितना हम उसको देखे रहेंगे बार बार। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेता है तो भारत में पूछ लेता है कि भूमिबद्ध राज्य कौन कौन से हैं, तो कितने लोग, जब मैप हमको याद रहेगा तो हम बहुत आराम से बता सकते हैं कि भूमिबद्ध राज्य कौन कौन से हैं। मतलब उसके आसपास वो किनारे पे ना हो, उसके पास मतलब वो प्रायद्वीपीय भारत, मतलब आप समझ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत मतलब, जैसे कि ये यहाँ पे जल होता है, यहाँ पे समुद्र है ना, प्रायद्वीपीय भारत। तो भूमिबद्ध का अर्थ है कि यहाँ पे वो राज्य स्थित ना हो। तो भूमिबद्ध जो मतलब जैसे कि भूमिबद्ध, ये राज्य आपका भूमिबद्ध राज्य कहलाएगा, और ये जो राज्य कहलाएगा ये भूमिबद्ध राज्य के अंतर्गत यहाँ वाले नहीं आएंगे। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। आप लोगों को मैप जरूर बहुत अच्छे से देखना चाहिए, उससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। पड़ोसी देश समझ में आ जाता है कि कौन से देश से हमारी सीमा किससे जुड़ी हुई है, कितनी लंबी सीमा है। तो ये चीज़ें आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। चलिए हम देखते हैं कि जलधारा के बारे में हम 2 चीज़ समझते हैं कि पहला तो जलधारा समझते हैं, एक ठंडी जलधारा होती है, एक गर्म जलधारा होती है। तो ठंडी जलधारा के कुछ नाम है और गर्म जलधारा के कुछ नाम है। अब आप लोग सोचिए कि कौन सी जलधारा, ये शायद कोई बताए ना कि कौन सी जलधारा गर्म होती है, कौन सी जलधारा ठंडी होती है। तो आप लोगों को एक ट्रिक के रूप में बताते हैं कि जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे मैप दिया गया है, इससे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जितने रेड जो एरो बने हुए हैं यहाँ पे आप देखिए वो गर्म जलधारा है, और जो ठंडी जलधारा है वो ब्लैक है। तो हम ये कैसे समझें कि इसको सिर्फ इस एरो को देख के, अगर नाम ना लिखा हो कि यहाँ पे ये गर्म जलधारा है, यहाँ पे ठंडी है, सिर्फ अगर इसको देख के कैसे समझें, तो आप एक चीज़ समझिए कि पृथ्वी पे ध्रुव कहाँ होता है। ठीक, मान लीजिए जैसे कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ध्रुव रहेगा आपका तो इधर रहेगा। ठीक, ध्रुव आपका यही रहेगा, यहाँ रहेगा। समझिए कि जितनी भी जलधाराएं ध्रुवों पर बर्फ़ जमी होती है, हम लोग जानते ही हैं, आप भी जानते होंगे। तो जितनी जलधाराएं इधर से आएंगी वो ठंडी जलधारा होगी, क्योंकि वो ध्रुव की तरफ से आ रही है। और जितनी जलधाराएं इधर से बहेंगी वो क्या होगा, वो भी ठंडी जलधारा कहलाएंगी। लेकिन वहीं पे जो जलधारा
यहाँ से उठेंगी, ये विषुवत रेखा है ना, यहाँ से जो जलधाराएं इधर तरफ, क्योंकि यहाँ पे यहाँ का एरिया क्षेत्र गर्म होता है, तो यहाँ से जितनी जलधाराएं आएंगी वो जलधाराएं क्या कहलाएंगी, गर्म जलधारा कहलाएगी। यहाँ का क्षेत्र गर्म होता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है ये समझने का, और आप लोग मैप देख लीजिए कि तब आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि जलधाराएँ क्या हैं। जैसे कि लिब्रेडोर जलधारा, यह एक ठंडी जलधारा है। यह आर्कटिक सागर से प्रारंभ होकर न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम जलधारा से मिलती हैं। यह लोग अब समझ गए होंगे कि वह जलधारा का बहाव किधर से होगा, यानी कि अगर ये ठंडी जलधारा है यानी कि ये ध्रुवों की तरफ से आ रही है, या तो दक्षिणी या तो उत्तरी, लेकिन ये ध्रुवों की तरफ से आ रही होगी, क्योंकि ध्रुवों पर बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ जमी होती है, तो यानी कि ये ठंडी जलधारा के अंतर्गत आएगी। तब यह कनाडा के लिब्राडोर पठार के पूर्वी तट के किनारे बहती है, अतः लिब्रेडोर जलधारा के नाम से जानते हैं। लिब्रेडोर की जलधारा के साथ बर्फ़ के बड़े बड़े खंड, और हम बहुत डीप में नहीं जाते हैं कि इसके बारे में। कुछ जलधाराओं जो इसमें दिए गए हैं इसके नाम देख लीजिए। क्यूरोसियो जलधारा, ये कैसी जलधारा है, ये प्रशांत महासागर में उत्तरी और दक्षिणी विषुवत धाराएं हैं, विषुवतीय धाराएं हैं। तो जाहिर सी बात है, अब आप लोग बताइए कि ये विषुवतीय जलधारा है तो किस तरीके की जलधारा होगी। विषुवत रेखा बीचों बीच है ग्लोब पर, तो विषुवत रेखा, तो जो विषुवत जलधारा उसी को नाम दिया जाएगा जो विषुवत रेखा की तरफ से ध्रुवों की ओर बह रही हैं, तो उन्हें ही कहेंगे। तो जैसे जब विषुवत रेखा के पास का आसपास का क्षेत्र बहुत गर्म होता है, तो जब वहाँ उधर से बह रही है, विषुवत रेखा की तरफ से बह रही है, तो उसे विषुवतीय जलधारा कहेंगे। जब वो विषुवतीय जलधारा होगी तो जाहिर सी बात है वो गर्म ही होगी। क्यूराइल की जलधारा, अब क्यूराइल की जलधारा ठंडी है, तो ये कैसी होगी, किधर से बह रही होगी, ये आप लोगों को पता ही होगा। आप लोग मैप देख लीजिए बहुत अच्छे से, इसको एक बार मैप देख लीजिए, मैप याद रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के क्वेश्चन काफ़ी मैप से ही सॉल्व हो जाते हैं। जलधाराओं का तटीय क्षेत्र का प्रभाव, समुद्री जलधाराओं का प्रभाव सबसे अधिक तटीय भागों पर होता है। जो उसके तट होते हैं तटीय भागों पर होता है। ये जिन तटीय भागों से होकर बहती हैं, अपने स्वभाव, देखिए हमने यही आगे आपको बताया था, अपने स्वभाव गर्म या ठंडी जिस भाग से होके गुजरेगी, तो वो अपनी स्वभाव वहाँ का जो ठंडा या गर्म जो वहाँ का क्षेत्र है, जो वहाँ का स्वभाव है उस क्षेत्र का, उसके अनुसार वहाँ मौसम और जलवायु को प्रभावित करती हैं। यह प्रभाव लाभप्रद और हानिप्रद दोनों प्रकार का हो सकता है। गर्म जलधाराओं के ऊपर बहने वाली हवाएं नमी प्राप्त करके तटीय भागों में वर्षा करती हैं। इसके विपरीत ठंडी जलधाराएं वर्षा रोकती हैं, जिससे वहाँ पे मरुस्थलीय दशाएं हो जाती हैं। गर्म जलधारा के प्रभाव के कारण ठंडे स्थानों पर बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। थोड़ा ब्लर है, हम इसको बोल दे रहे हैं, आप लोग इंपॉर्टेंट जो होगा उसको नोट कर लीजिएगा। महाद्वीपीय के उत्तर पश्चिमी तट के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। गर्म तथा ठंडी जलधाराओं के मिलने के स्थान पर कोहरा पड़ता है, जिससे जलयानों को क्षति पहुंचती है, लेकिन मछलियों के लिए जलधाराओं का यह मिलन आदर्श स्थिति पैदा करता है। मतलब मछलियों के लिए यह जो जलधारा जो मिलती है ठंडी और गर्म, वो बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होती है जो मछलियों का भोजन है। तो मछलियों का भोजन क्या है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मछलियों का भोजन क्या है, उसमें उस घास को क्या कहते हैं। ऐसे भाग को संसार के प्रसिद्ध मत्स्य केंद्र, ऐसे भाग पर संसार के प्रसिद्ध मत्स्य केंद्र पाए जाते हैं। ठंडी जलधाराओं के बड़े बड़े हिमखंड बहते रहते हैं, जिससे टकराने पर जलयान क्षतिग्रस्त हो जाता है। लास्ट पढ़ते हैं सुनामी। महासागरीय जल की एक अन्य गति सुनामी होती है। महासागरीय जल की एक ये भी गति है, जैसे तरंग होती हैं, जैसे जलधाराएं हैं, उसी तरीके से एक यह भी गति है सुनामी। सुनामी जापानी शब्द है, जिसका अर्थ होता है बंदरगाही लहरें। समुद्र की तलहटी पर भूकंप के आने से सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। इनका तटीय भागों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। आपने सुना ही होगा, ये सबसे जो ये सुनामी आई थी, बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई थी, जनधन की हानि हुई थी। 26 दिसंबर 2004 में आई सुनामी लहरों से अत्यधिक क्षति हुई थी। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देखते हैं। समुद्र की तलहटी समान रूप से चपटी नहीं है, यह काफ़ी उबड़ खाबड़ है। समुद्र के अंदर संसार के सबसे अधिक
अधिकतम लंबाई वाले पर्वत, अधिकतम गहराई वाली खाइयाँ और विशाल मैदान भी पाए जाते हैं। महाद्वीपीय किनारे से एक तली तक जो स्वरूप मिलता है, जिसे क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा महासागरीय गर्त कहते हैं। इसके अलावा हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे कि धरातल का स्वरूप बदला हुआ स्वरूप बाह्य और आंतरिक, तो उसमें हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। इसके अलावा और भी अनेक आकृतियाँ मिलती हैं, जैसे कटक का निर्माण कैसे होता है हम उसी समय पढ़े थे। समुद्री पर्वत, खाइयाँ, जो जिसको इसके बारे में जानकारी कि कटक का निर्माण कैसे होता है, गर्त कैसे बनता है, वहाँ मेरा जाके इसके पहले वीडियो आप देखिए। धरातल के बदलने के कारण थे बाह्य और आंतरिक, उस वीडियो को आप लोग जाके ज़रूर उस क्लास को देखिए। पवनों की तरह धाराएँ भी उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएँ ओर मुड़ जाती हैं। विश्व के पानी के कुल भंडार का केवल 1% ताजे पानी के रूप में भूमिगत जल विभिन्न जलाशयों, झीलों एवं नदियों में उपलब्ध है। पृथ्वी पर जल चाहे भाप के रूप में वायुमंडल में हो, द्रव के रूप में हो, नदियों, झीलों, समुद्रों, भू सतह के ऊपर या भूमि की सतह के नीचे कभी रुकता नहीं। द्रव से वाष्प एवं वाष्प से द्रव की अवस्था हमेशा इसे ही जल चक्र कहते हैं। जब जल से जल वाष्प बना, फिर जल वाष्प से फिर जल बना, फिर यही जल चक्र कहलाता है। महासागर में औसत खारापन 35, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए कि महासागर में औसत खारापन 35 भाग प्रति 1000 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए ही हैं। मृत सागर की लवणता सबसे अधिक होती है, मृत सागर की लवणता सबसे अधिक होती है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आते हैं और पूछा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा लवणता साल्टी कौन से, मतलब कहाँ का वाटर होता है। तो वो भी आप लोग इसके बारे में नाम सुने ही होंगे, मृत सागर की वहाँ की लवणता बहुत अधिक होती है, उसकी मात्रा भी बताई गई है। रही बात वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल से अब क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं या नहीं ही आते हैं। और मृत सागर, इजराइल के मृत सागर में 380, यहाँ पे नहीं लिखा गया है लेकिन आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिए। इजराइल के मृत सागर में 380 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ये कुछ शब्दावली है। आइसबर्ग किसे कहते हैं? सागर में तैरता हुआ बर्फ का एक विशाल खंड। ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वीय प्रभाव से महासागरीय अथवा सागरीय जल स्तर का उठना और पुनः नीचे गिरना। महासागरीय जलधाराएं महासागरों की सतह पर एक निश्चित दिशा में निरंतर बहने वाली जल सरिताएं। ये क्वेश्चन कैसे है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जो पढ़ाए हैं वहीं से ये सब क्वेश्चन हैं। देखिए, तरंगे कैसी बनती हैं, ज्वार भाटा का क्या अर्थ होता है, कैसे उत्पन्न होती है, महासागरीय में जो गतियाँ होती हैं जल, वो कैसे होते हैं, ये सब हम आप लोग 5 प्रमुख जलधाराओं के नाम, प्रशांत महासागर के 5 प्रमुख जलधाराओं के नाम। मतलब ठंडी और गर्म से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखिएगा कि ठंडी कौन सी है। आगे मैप दिया है, उसमें आप लोग देख लीजिए। तरंग और ज्वार भाटा, गर्म और ठंडी, ये सब हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। समुद्र का जल खारा होता है और पूर्णमासी और अमावस्या को दीर्घ ज्वार आता है। ये हम बताए थे कि किस स्थिति में दीर्घ ज्वार आता है, किस स्थिति में लघु ज्वार आता है। तो जब समकोण की स्थिति में सूर्य पृथ्वी चंद्रमा होती है तो लघु ज्वार आता है, और एक सीधी रेखा में होती है पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य तो वृहद ज्वार आता है। और ऊपर जल स्तर को ऊपर उठने की दशा को ज्वार कहते हैं, और जब वही पीछे वापस लौट के सागर में जाते हैं तो उसे ही भाटा कहते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।